हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का पार्ट 1। तो आज हम देखेंगे कि ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, उसके प्रमाण क्या हैं। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ जनरल बातें ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ब्लड शुगर। रक्त में जो शर्करा है वो ग्लूकोज है। उसी तरह से यूरिन शुगर भी ग्लूकोज है। हनी एंड इन मेनी अदर स्वीट फ्रूट्स, ग्लूकोज जो है शहद में और इसके अलावा बहुत से अलग दूसरे विभिन्न विभिन्न मीठे फलों में ग्लूकोज उपस्थित होता है। इट इज़ लेस स्वीट दैन केन शुगर विच इज़ सुक्रोज। ये ग्लूकोज की जो मिठास है वो गन्ने से जो के रस से जो सुक्रोज पाया जाता है, केन शुगर जिसे हम कहते हैं, उसकी मिठास से ग्लूकोज की मिठास कम है। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। ग्लूकोज में ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समावयवी होते हैं और ये जो प्रकृति में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप में उपस्थित होता है। ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज बाय हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज को सुक्रोज से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हाइड्रोलिसिस किया गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं सुक्रोज से, और ये एक लैब मेथड है यानी प्रयोगशाला वाली विधि है जिससे कि हम ग्लूकोज को पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हैं ग्लूकोज का। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की संरचना को कैसे जान सकते हैं। किसी भी यौगिक की किसी भी कार्बनिक जो यौगिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए ज़रूरी है पहला स्टेप एलिमेंट एनालिसिस का हो यानी तत्व परीक्षण का हो। तो ये पाया गया कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 पाया गया, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात एवं जो मॉलिक्यूलर वेट है उन दोनों को अगर शामिल, उन दोनों से जो नतीजे शामिल करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनसे निकाल सकते हैं। और ये पाया गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा हम श्रृंखला कितनी लंबी है, कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है, वो पता कर सकते हैं। देखिए ग्लूकोज की जब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन यानी उत्प्रेरकीय अपचयन किया गया निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ, तो ये सॉर्बिटॉल हमें प्राप्त हुआ। सॉर्बिटॉल का जो फॉर्मूला है C6H14O6 है, और जिससे कि हम ये उसको फर्दर अगर हम अपचयित करते हैं रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो एन हेक्सेन प्राप्त होता है। यहाँ जो रिजल्ट या इन्फरेंस या नतीजा जो ऊपर लिखित जो ये सारे तथ्य हैं, सारे रिएक्शंस वगैरह हैं, इनसे जो हमें पता पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ हम लिख लें, जान लें। वो ये कि अबव रिएक्शन शोज दैट 6 कार्बन चेन इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। जो ऊपर लिखित अभिक्रिया है इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ग्लूकोज में एक 6 कार्बन का की श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला उपस्थित है। अशाखित इसलिए क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मूले में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और एन हेक्सेन उससे प्राप्त हुआ, उसका मतलब कोई शाखा नहीं है। 6 के 6 जो कार्बन है वो सिंगल चेन में, अशाखित चेन, लीनियर चेन में उपस्थित हैं। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, तो ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है उसकी पहचान एसिटाइलेशन रिएक्शन के द्वारा की जाती है। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय एसिटाइलेशन डेरिवेटिव फॉर्मेशन। जो ग्लूकोज का एसिटाइल डेरिवेटिव या एसिटाइल व्युत्पन्न बनता है उसके द्वारा ये कंफर्म कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि ग्लूकोज में OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमें मालूम है कि OH ग्रुप का जब एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब एसिटाइलेशन करते हैं तो OH ग्रुप जो है वो OAC में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जो AC ग्रुप है वो आपको मालूम ही है कि CH3 C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और उसको AC के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप नोट्स लिखें तो इसको साथ में साइड में लिख लें कि CH3CO इज इक्वल टू AC या एसिटाइल ग्रुप।
देखिए, ग्लूकोज का जब एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। तो अगर हमें ये मालूम है तो ग्लूकोज का कुल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और इसमें से पेंटाएसिटाइल यानी 5 OH ग्रुप हैं। 5 OH ग्रुप अगर इसको अलग तरह से लिखना चाहें तो हम किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। देखिए, एसिटाइलेशन से हमें यह नतीजा प्राप्त होता है, हम इस इन्फरेंस या रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि ग्लूकोज हैज़ 5 OH ग्रुप्स। ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। So the formula of glucose can be written as C6H7O or OH whole 5 to show 5 OH groups। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6, ये तो हमें मालूम है। इसमें से अगर 5 OH दिखाना चाहें तो 5 OH को अगर अलग से निकालना चाहें तो इसी में से इन H और O में से 5 OH निकालेंगे। तो ये जो 5 या 5 OH ग्रुप्स अगर इसमें से निकालते हैं तो हम जो बचेगा 1 ऑक्सीजन, इसमें से 5 माइनस कर दिया तो 1 ऑक्सीजन। उसी तरह से इसमें से 5 हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो 7 हाइड्रोजन बचे रहते हैं। जो बाकी 5 OH हैं उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले को, जो कि C6H12O6 है, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि ये 5 OH ग्रुप हम अलग से दिखा सकें। इनका जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो ये पांचों के 5 OH ग्रुप जो हैं वो OAC में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव यानी पेंटाएसिटाइल व्युत्पन्न जो ग्लूकोज का है वो उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो ये पहली बात जो हमें मालूम पड़ती है। दूसरा कि ग्लूकोज इज अ स्टेबल कंपाउंड। ग्लूकोज जो है वो एक स्थायी यौगिक है, स्टेबल कंपाउंड है, उसको स्टोर करके रख सकते हैं हम, उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये एक स्थायी कंपाउंड हमें सबको मालूम है। उसका अर्थ ये है कि जो पांचों OH हैं, ऑल द OH ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। ये जो पांचों के पांचों OH ग्रुप्स हैं वो अलग अलग यानी 5 अलग कार्बन पर ये 5 OH होंगे। एक ही कार्बन पर 2 या 3 OH हो नहीं सकते क्योंकि उससे जो कंपाउंड है वो अस्थायी हो जाता है। तो हम ये नतीजा लगा सकते हैं, इसमें से ये इन्फरेंस पता कर सकते हैं कि जो OH ग्रुप्स हैं सबके सब अलग अलग कार्बन पर है। ग्लूकोज में कुल 6 कार्बन हैं तो उसमें से 5 कार्बन पर OH हैं, ये तय हो गया इस बात से कि ग्लूकोज एक स्टेबल यौगिक है, स्टेबल कंपाउंड है और इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल समूह भी है। वो हम कैसे पता करते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोनाइल यौगिक का एक सिंपल सा रिएक्शन क्या है। सिंपल सा रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। उसके साथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड का अगर रिएक्शन होता है तो इस तरह से जो C डबल बॉन्ड O है उसमें यहाँ कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन न्यून है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन धनी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर ऐसी बात है तो CN जो है वो कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा। इसी तरह से कार्बन के ऊपर ये कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके ऊपर 2 ग्रुप्स तैयार होंगे, OH और CN इसके साथ, और ये जो यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये कार्बोनाइल यौगिक, जहाँ पर कार्बोनाइल यौगिक हो उसमें कार्बोनाइल फंक्शनल या क्रियात्मक समूह हो तो HCN के साथ वो साइनोहाइड्रिन प्रदान करता है। साइनोहाइड्रिन व्युत्पन्न हमें प्राप्त होता है। ग्लूकोज फॉर्म साइनोहाइड्रिन विथ 1 मोल ऑफ HCN। ग्लूकोज भी 1 मोल HCN के साथ साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। तो हम ग्लूकोज के फॉर्मूले को, जो कि C6H12O6 है, उसमें से एक C और एक O अगर हटा दें
तो हम C5H12O5 लिख सकते हैं। और जो C डबल बॉन्ड मतलब एक C और एक O जो हमने कार्बोनाइल ग्रुप के लिए यहाँ से हटाया, उसका जो साइनोहाइड्रिन है वो इस प्रकार से लिखकर दिखा सकते हैं। तो ग्लूकोज के साइनोहाइड्रिन का फॉर्मूला ये हो सकता, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज फॉर्म्स ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइम फॉर्मेशन, ऑक्साइम भी उत्पन्न प्रदान करता है। आइए देख लेते हैं कि कार्बोनाइल यौगिक जो होता है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इस प्रकार से ऑक्साइम प्रदान करता है, ऑक्साइम भी उत्पन्न देता है। तो इसको हम -H2O करके इधर से ये H2O इस प्रकार से माइनस करके सिंप्लीफाई, अगर हम सिंपल वे में इसको प्रदर्शित करना चाहें या लिखना चाहें या याद करना चाहें, इस तरह से H2O को निकाल के दिखा सकते हैं और ये ऑक्साइम का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जब भी किसी यौगिक में CO फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। तो उसी प्रकार से ये पाया गया कि जो ग्लूकोज है वो भी 1 मोल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइम प्रदर्शित करता है। क्योंकि एक C डबल बॉन्ड O है, इसीलिए 1 मोल NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन का यूज़ हुआ है इसमें। तो इस वजह से हम जो C डबल बॉन्ड O है, एक कार्बोनाइल जो क्रियात्मक समूह है ग्लूकोज में जो उपस्थित है, उसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए कि एक CO अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो जो बचेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो C5H12 और O5 बचेंगे। और एक कार्बोनाइल ग्रुप को इस तरह से अलग से हमने दिखाया है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने प्रस्तुत किया है यहाँ पर, ताकि हम 1 मोल हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन दिखा सकें और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ये होगा और हमें प्राप्त होगा इस तरह से ऑक्साइम, और हम C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन इस प्रकार से अलग से दिखा सकते हैं। तो ग्लूकोज के ऑक्साइम का फॉर्मूला हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक CO ग्रुप है जिसने ऑक्साइम बनाया ग्लूकोज में। इन सब बातों से क्या इन्फ्रेंस, नतीजा या कंक्लूजन निकलता है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन इज यूज्ड बाय ग्लूकोज टू फॉर्म ऑक्साइम। ग्लूकोज के द्वारा 1 मोल हाइड्रोक्सिलामीन का इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया, या 1 मोल के साथ वो रिएक्ट किया ग्लूकोज ताकि ऑक्साइम बने। दिस मीन्स दैट 1 C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। इसका अर्थ ये है कि ग्लूकोज में एक C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब जब कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये पता करना ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हम पता करते हैं। देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रदान करता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या सेम है, कार्बोनाइल यौगिक वाले मॉलिक्यूल के बराबर है, जितने यहाँ पर मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल कंपाउंड में जितने यहाँ कार्बन उपस्थित थे, यदि उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उपस्थित हों, तो ऐसे में ये कार्बोनाइल यौगिक जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड होगा। लेकिन यदि ऑक्सीडेशन के बाद जो हमें कीटोन मिलता है, उसमें ऑक्सीडेशन के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, उसमें अगर कार्बन की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्बोनाइल यौगिक है वो कीटोन होगा। तो इस बात को, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं। देखिए, ग्लूकोज का जब ब्रोमीन एसिड ऑक्सीडेशन किया गया तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हुआ, जो कि एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें कार्बन एटम की संख्या उतनी ही है जितने की ग्लूकोज में थी। फिर इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज किया गया, जिससे कि सारे जो इसमें OH ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीडाइज हुए हैं। उनमें से कुछ जो OH ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीडाइज हुए हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज में कार्बोनाइल के अलावा OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। और जो हमें मिला है डाइल्यूट HNO3 के ऑक्सीडेशन के बाद वो प्राप्त होता है ग्लूकारिक एसिड, जिसका दूसरा नाम सैकरिक एसिड भी है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो टॉलेंस रिएजेंट या फेलेंस रिएजेंट या टॉलन अभिकर्मक और फेलेंस अभिकर्मक जो हैं
उनके साथ भी रिएक्शन प्रदर्शित करता है, टेस्ट प्रदर्शित करता है। और जो ये टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट या अभिकर्मक हैं वो रिड्यूस या अपचयित हो जाते हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के पश्चात भी कार्बन एटम्स में कोई कमी नहीं आई है। जो एसिड्स मिले हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, और जिससे ये साबित होता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है। इसके अलावा क्योंकि ग्लूकोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को भी अपचयित कर देता है, उसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है। इन सब बातों से हमें क्या नतीजे हमें मिलते हैं, क्या इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम नतीजन हम क्या बातें कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, नो कार्बन एटम इज लॉस्ट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन से जब हमें ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें कोई भी जो कार्बन एटम है उसका लॉस नहीं हुआ, कोई कार्बन एटम में कमी नहीं आई। दिस मीन्स दैट CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, जिसका अर्थ ये है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है। By dilute HNO3 oxidation, the OH group at the end of the carbon chain gets oxidized to give glucaric acid. जब हमें मालूम है कि ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, लेकिन जब डाइल्यूट एसिड ऑक्सीडेशन किया गया तब जो चेन के अंत में जो OH ग्रुप है, श्रृंखला के अंत में जो एक सिरे में जो OH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हुआ और ग्लूकारिक एसिड हमें प्राप्त होता है। वन कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द चेन ऑफ ग्लूकोज एज CHO। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो श्रृंखला के एक सिरे में वो उपस्थित होगा, तो एक सिरे में CHO ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एंड वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट अनदर एंड ऑफ द चेन। और क्योंकि एक सीधी श्रृंखला है, अशाखित श्रृंखला है, तो श्रृंखला के अंत में एक CH2OH यानी एक और OH समूह उपस्थित है। तो एक श्रृंखला के या चेन के एक सिरे में एल्डिहाइडिक ग्रुप और दूसरे सिरे में OH ग्रुप प्रेजेंट है। देयरफॉर वी कैन राइट द रिएक्शंस एज फॉलोज। इसकी वजह से हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, एक सिरे में CHO है, दूसरे सिरे में CH2OH है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो C6H12O6 में से CHO निकाला और CH2OH निकाला, जो बाकी बचता है वो है C4H8O4। तो ये ग्लूकोज का बच जाता है बाकी जो मॉलिक्यूल का। C6 में से एक कार्बन यहाँ पर हो गया तो C4 बचा, और H12 में से एक हाइड्रोजन यहाँ और 2 3 4 हाइड्रोजन इधर, टोटल एक हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 4 हाइड्रोजन 12 में से निकाल लेते हैं, 12 में से निकाल लेते हैं तो 8 बचे, तो H8। और ऑक्सीजन देखिए, एक यहाँ ऑक्सीजन और एक यहाँ, 2 ऑक्सीजन हटा देते हैं हम O6 से। 6 ऑक्सीजन से अगर हम 2 ऑक्सीजन हटा देते हैं तो बचते हैं 4 ऑक्सीजन। तो उन बाकी जो C6H12O6 से C4H8O4 यहाँ रह गया, और एक सिरे में CHO, एक सिरे में CH2OH हमने लिखा ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि इसका हम प्रदर्शित करने के लिए, ताकि इसका हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा सके। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन जब हमने किया तो देखिए COOH और ग्लूकोनिक एसिड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, और डाइल्यूट HNO3 के साथ जब ऑक्सीडेशन किया गया तो जो अंत में CH2OH है वो COOH में परिवर्तित हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ग्लूकारिक एसिड या सैकरिक एसिड का ये फॉर्मूला है COOH इधर, COOH इधर, और बीच में जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ वो है C4H8O4। तो ग्लूकोज की संरचना के बारे में हमें ये जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर का हमें पता पड़ा, और साथ में पता पड़ा कि इसमें कुल मिला के 5 OH हैं, एक OH तो ये लिखा गया, और जो दूसरा OH है, दूसरे OH 4 OH हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। इसकी संरचना के बारे में, ग्लूकोज की संरचना के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज की जो जानकारी है आपको समझ में आई होगी। नोट्स बनाते रहिए, और फिर भी अगर वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए और देखिए रिपीट करके। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तब मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा पर्सनली,
थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।